सो CMS-03 GSAT-7R सैटेलाइट, इसरो ने डिसाइड किया है कि अपना नया सैटेलाइट अभी वो लॉन्च करेंगे, जिसका नाम है GSAT-7R सैटेलाइट। GSAT का मतलब है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, अ टाइप ऑफ सैटेलाइट जो स्टेशनरी ऑर्बिट में रहते हैं। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब ये कि वो सैटेलाइट्स जो जियो स्टेशनरी रहते हैं, इसका मतलब ये कि ये वो सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के रोटेशन के साथ-साथ इस तरह से ये अर्थ के इस तरह से चक्कर काटते हैं। ठीक? ये सैटेलाइट जियो स्टेशनरी हैं, इनका काम ये है कि अर्थ की मूवमेंट के साथ-साथ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ये मूव करेंगे। अगर हम लोग इन सैटेलाइट्स को नीचे से देखते हैं, अर्थ से देखते हैं, तो क्योंकि ये सैटेलाइट अर्थ के घूमने की स्पीड से घूम रहे हैं, तो इनकी मूवमेंट ऐसे होगी। अगर हम लोग अर्थ से खड़े होके देखेंगे, तो वी विल फाइंड कि सैटेलाइट स्टैटिक है, क्योंकि हमें अर्थ के घूमने के साथ-साथ ये सैटेलाइट घूमता हुआ फ़ील नहीं होता, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है और ये सैटेलाइट अर्थ की रोटेशन की स्पीड से अर्थ के साथ-साथ रोटेट करते हैं, एक एस्पेक्ट। दूसरे तरह के सैटेलाइट्स होते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, क्योंकि अर्थ का जो टिल्ट है वो 23.5 है। इसका मतलब इक्वेटर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, क्योंकि इमेजिनरी टिल्ट है। इस करके ये जो सैटेलाइट्स हैं, ये अर्थ के घूमने के साथ-साथ यानी कि इक्वेटर को फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये इस तरह से चक्कर काटेंगे। ये सैटेलाइट इस तरह से, ये ऐसे नहीं घूमेंगे। ये सैटेलाइट यहाँ से थोड़ा-सा टिल्टेड वे में इस तरह से घूमेंगे इक्वेटर के साथ-साथ। 23.5 डिग्री अर्थ का टिल्ट है, तो इस तरह से चक्कर काटते हैं। इस तरह के सैटेलाइट्स को कहते हैं जियो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स। तीसरी तरह के सैटेलाइट्स होते हैं जो पोल के चक्कर काटते हैं, पोल टू पोल, इनकी स्पीड ज़्यादा होती है। डिपेंड करता है किस सैटेलाइट की स्पीड कितनी है, और जो सैटेलाइट अर्थ के जितना क्लोज ऑर्बिट में होगा, उतने वो ज़्यादा चक्कर काटेगा। तो जैसे-जैसे वो दूर होता जाएगा, उसके चक्कर स्लो होते जाएँगे। अगर वो पास है देखो, तो इसके चक्कर ज़्यादा होंगे। अगर इसके डिस्टेंस को बढ़ाते जाएँगे, तो ये चक्कर जो है स्लो होते जाएँगे। तो ये जो पोलर सैटेलाइट्स होते हैं, बार-बार अर्थ की फ़ोटो खींचते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं। एक ही जगह की बार-बार फ़ोटो खींचते हैं, तो उससे क्या होता है, ये नॉर्मली स्पाइंग के काम आते हैं। अब जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स हैं, अगर इन सैटेलाइट्स के साथ स्पाइंग के फीचर जोड़ दो, तो इसका मतलब हमेशा इंडिया के ऊपर निगाह रखेंगे। ये क्योंकि हमेशा इक्वेटर को फॉलो करते हैं, यहाँ पर रहते हैं, इक्वेटर के एकदम ऊपर रहते हैं, इस करके लगातार अर्थ की फ़ोटोज़ खींचते रहते हैं। फ़ोटो खींचते रहते हैं, प्लस नॉर्मली ये सैटेलाइट जो होते हैं, वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं। अगर इंडिया यहाँ पर है, तो इंडिया के ऊपर इसको यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि अर्थ का इंडिया 8 डिग्री से लगभग शुरू होता है, 82 लगभग 34-35 डिग्री तक इंडिया है। तो अगर इसको हम लोग इक्वेटर पे रख देंगे, तो इंडिया के साथ-साथ और की जो 7 कंट्रीज़ हैं, इंडिया के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और इंडियन ओशन, इन सारे के ऊपर हम लोग निगाह रख सकते हैं। इसका मतलब ये सैटेलाइट्स नेविगेशन में भी यूज़ हो सकते हैं। तो ये जो अभी जो सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। जियो स्टेशनरी मतलब अर्थ के एकदम सामने रहेगा। इसका मतलब नॉर्मली इस तरह के सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं। बाकी के फीचर इसके ऊपर ऐड हो सकते हैं। इसमें पेलोड ऐड किए जाते हैं, इसके ऊपर ट्रांसपॉन्डर्स ऐड किए जाते हैं। अब ट्रांसपॉन्डर कई तरह के ट्रांसपॉन्डर्स हैं। ट्रांसपॉन्डर नॉर्मली काम होता है कम्युनिकेशन के जो फ्रीक्वेंसी हो उसको डिफाइन करते हैं। पहले हम लोग सी बैंड ट्रांसपोर्ट करते थे, फिर के बैंड ट्रांसपॉन्डर आए, फिर केयू बैंड ट्रांसपॉन्डर, सबसे एडवांस जो है के बैंड ट्रांसपॉन्डर्स हैं, जो नॉर्मली वेस्ट यूज़ करता है। अभी जैसे-जैसे हमारी टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, उसी हिसाब से इंडिया भी अपने ये जो ट्रांसपॉन्डर्स हैं, इनकी जो टेक्नोलॉजी है उसको चेंज करता जा रहा है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन और फास्ट होता जा रहा है। अभी हम लोग 5G की स्टेज में, आने वाले 4-5 साल के अंदर हम 6G स्टेज पे आ जाएँगे। इसका मतलब सैटेलाइट्स और अच्छे होंगे। रिसेंटली कोई मेरे जानने वाला वहाँ पे अभी थाईलैंड या वियतनाम ऐसे किसी कंट्री में गया था। तो देन ही सेड कि वहाँ पर जो डाटा है, वो उसकी जो कॉस्ट है वो लगभग 150 जो उनकी अपनी करेंसी है, बाथ जो उसको कहते हैं, उसकी करेंसी के अकॉर्डिंगली 150 बाथ का लगभग 30 जीबी डाटा मिलता है, जिसकी वैलिडिटी 1 महीना होती है, और हमारे यहाँ पे डाटा अनलिमिटेड है। रीज़न उसके पीछे ये कि हम लोगों ने अपने सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किए हैं। अपने सैटेलाइट लॉन्च करने से उसकी कॉस्ट कम हो गई। इसका मतलब ये है कि इंडिया में इंटरनेट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई, 5G ज़्यादा अवेलेबल है और सस्ते में अवेलेबल है, एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि सैटेलाइट किससे लॉन्च किए जाते हैं। लॉन्च करने के लिए पहले हम लोग जो व्हीकल यूज़ करते थे, दैट वाज़ PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एंड GSLV, जियो स्टेशनरी
लॉन्च व्हीकल। अभी हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को एडवांस लेवल में कर दिया। इसका जो एडवांस वर्जन था वो मार्क 3 था। अब जो नया लॉन्च व्हीकल है उसको इन्होंने नाम दिया है LVM, यानी LV मार्क 3। मार्क 3 उसकी थर्ड कैटेगरी है। अब एक सैटेलाइट लॉन्चर जो होता है, जिसको नॉर्मल भाषा में हम लोग रॉकेट कहते हैं, इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। रॉकेट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इसको पहले ज़मीन से ऊपर उठना है। जब ज़मीन से ऊपर उठना है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा ज़ोर इसका वहाँ से लगेगा जब ये अर्थ के जो बेस है उसको छोड़ेगा, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा ज़ोर लगेगा। तो आपने देखा होगा कि रॉकेट के आस-पास 3 या 4 छोटे-छोटे रॉकेट्स लगे होते हैं। कुछ छोटे-छोटे रॉकेट्स होते हैं, क्योंकि सारे का सारा पूरे का पूरा रॉकेट जो है ये स्पेस में नहीं जाता। अगर हम इसको रॉकेट मान लेते हैं, तो इसके नीचे 4 बूस्टर्स लगे होते हैं, 3-4 बूस्टर जो भी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जो बूस्टर्स होते हैं ये ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। प्रेशर डालने से ये ज़्यादा ज़ोर लगा के ऊपर उठता है। फिर यहाँ से ऊपर उठने के बाद इसकी ये जो स्टेज होती है, इसको फर्स्ट स्टेज कहते हैं, इसको अलग कर देते हैं। इसके अंदर लिक्विड फ्यूल डालते हैं। लिक्विड फ्यूल होता है, साथ में उसके ऑक्सीडाइजर्स डाले जाते हैं। ऑक्सीडाइज करके उसको फ्यूल को जलाना भी है। तो एक स्टेज ये हो गई, सेकंड स्टेज हो गई, उसमें भी ऐसे लिक्विड फ्यूल यूज़ करते हैं। थर्ड स्टेज के अंदर क्रायोजेनिक इंजन होते हैं, 3 स्टेजेस होती हैं। चौथी स्टेज में सैटेलाइट्स के अंदर अपना एक इंजन होता है, जो उसको जो मूवमेंट है उसमें हेल्प करता है। एक जगह से दूसरी जगह जाने में उसका अपना इंजन जो होता है, उसको एडजस्ट कराने में उसकी हेल्प करता है। तो ये जो 3 स्टेजेस होती हैं, ये सब उसके इंजन जो होते हैं, ये सब जो स्टेजेस होती हैं, ये एक से एक के बाद दूसरी स्टेज अलग होती जाती है और ये नॉर्मली इंडियन ओशन में या बे ऑफ बंगाल में आके गिरते जाते हैं। फिर उसके बाद इनको रिकवर कर लेते हैं और फिर ये लास्ट स्टेज के अंदर जो सैटेलाइट होता है, वो अपने अंदर लगे हुए इंजन से वो अपने आप को एडजस्ट करता है। इनको हम लोग लोअर अर्थ ऑर्बिट से जीटीओ में लेके जाते हैं, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में। वो जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट से फिर वो आगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर जाता है। ठीक, तो ये सैटेलाइट का पूरा सिस्टम है। हम इस सैटेलाइट को जो लॉन्च कर रहे हैं, ये 4 टन का सैटेलाइट है। अभी तक हम जो सैटेलाइट लॉन्च किया करते थे वो छोटे वेट के सैटेलाइट्स होते थे, उनका वेट कम होता था। अगर हमारे सैटेलाइट का वेट ज़्यादा है तो हम क्या करते थे, उसको अमेरिका से लॉन्च करवाते थे, या उस सैटेलाइट को हम लोग रशिया से लॉन्च कराते थे। पहले रशिया से लॉन्च कराते रहे, फिर अमेरिका से नासा लॉन्च करती थी, या फिर जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, जिनका जो हेडक्वार्टर है, वो जिनका स्पेस स्टेशन जो है वो फ्रेंच गुयाना में है, जो फ्रांस की टेरिटरी है, वहाँ से लॉन्च करते थे। सारे सैटेलाइट्स हमेशा 0 डिग्री के आसपास से लॉन्च किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ से उनको ऑर्बिट पर पहुँचना आसान होता है, आसपास रखे जाते हैं। अगर नहीं है तो कोशिश यही होती है कि सैटेलाइट हमेशा वेस्ट कोस्ट से लॉन्च करो, क्योंकि वेस्ट कोस्ट से लॉन्च करने के बाद वहाँ पर आपको समुद्र मिलेगा, क्योंकि उसको अर्थ के रोटेशन के साथ-साथ मूव करना है ना, तो इस करके कोशिश यही होगी कि इंडिया के वेस्ट से अगर लॉन्च करेंगे, इंडिया का वेस्ट कोस्ट इंडिया, ईस्ट कोस्ट इंडिया का, अगर ईस्ट कोस्ट से लॉन्च करेंगे तो क्या होगा कि सैटेलाइट अर्थ के रोटेशन के साथ-साथ उसकी स्पीड को पकड़ लेगा। अगर उल्टा होगा, अगर कहीं और से लॉन्च करेंगे तो पहले उसको सारा कवर करना पड़ेगा। दूसरा बात ये है कि इनकी कोशिश यही होती है कि जब इस तरह से सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, रॉकेट लॉन्च किया जाता है, तो नोटम इश्यू किया जाता है। हमने पिछली क्लास में नोटम डिस्कस किया था। नोटम इश्यू किया जाता है और उसके बाद सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो फिर इसको, इसमें अंदर मैकेनिज्म होता है, इसी में ब्लास्ट करा के इसको बे ऑफ बंगाल में गिरा देंगे। हर सैटेलाइट 0 डिग्री के आसपास लॉन्च करने की कोशिश होती है। जितना 0 डिग्री के पास पहुंच जाए उतना ज़्यादा बेटर है, और हमेशा ईस्ट कोस्ट से ही लॉन्च करते हैं, ताकि वेस्ट कोस्ट और में जो लोग हैं वो ज़्यादा होते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी अगर वेस्ट कोस्ट ही ईस्ट कोस्ट की तरफ आएंगे। तो अगर इंडिया में इसको हम लोग बॉम्बे से लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, तो फिर बॉम्बे से लेके उसके आगे तक का जो एरिया है जिसमें पॉपुलेशन रहती है इंडिया के उस पार्ट में, वहाँ से लेके आंध्र प्रदेश तक का जो एरिया है, तो अगर सैटेलाइट कुछ गड़बड़ होता है तो उसमें ब्लास्ट करा के उसको नीचे समंदर में गिराया जा सकता है, पर यहाँ पर तो लोग रहते हैं, तो इस करके ईस्ट कोस्ट से इसको लॉन्च कराते हैं। और हमने डिस्कस किया PSLV, जो पोलो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल था, उसको वर्क हॉर्स ऑफ द इसरो भी कहते थे। उसके बाद जो बाद में आए तो फिर GSLV, PSLV, GSLV, उनके बाद अगली जो स्टेज आई और हैवी लिफ्ट के लिए उन्होंने मार्क 3 इंट्रोड्यूस किया, और मार्क 3 के बाद उसको नाम चेंज करके अब उन्होंने नाम चेंज कर दिया है। इसका नाम लेने में मुझे बार-बार दिक्कत आती है, क्योंकि LVM करके है, क्योंकि ज़ुबान के ऊपर आपके PSLV और GSLV चढ़ा हुआ है, इस करके। तो ये लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM 3 है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, इससे ही लॉन्च करने का प्लान है, और ये लगभग 4 टन का सैटेलाइट है। हम अभी तक 4 टन तक के सैटेलाइट्स लॉन्च नहीं कर सकते थे, इस करके हम लोग उन कंट्रीज़ की हेल्प लेते थे, अमेरिका की और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की या रशिया की हेल्प लेते थे हम लोग पहले। अब क्योंकि ये इस करके हेल्प लेते थे क्योंकि सैटेलाइट का वेट ज़्यादा है। सैटेलाइट अगर 4 टन का होगा, 4,500 4400 किलोग्राम का अगर होगा, तो इसका मतलब ये है कि उसका वेट ज़्यादा है। उसको वेट ज़्यादा के लिए हमें किसी दूसरी एजेंसी की हेल्प लेनी पड़ती थी। अब हम लोग
अपने इंजन डेवलप किए, अपना रॉकेट हमने बड़ा डेवलप किया जो हैवी लिफ्ट कर सकता है। उस हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट को यूज़ करके हम लोग 4 टन तक के सैटेलाइट्स को जीटीओ में भेज सकते हैं। अगर लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना है तो हम लोग 1 यानी कि 10 टन तक के सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते हैं और लो अर्थ ऑर्बिट की हाइट कम रह जाती है, नीचे रह जाता है। तो लो अर्थ ऑर्बिट और ये जीटीओ है, इसके बाद मिडल अर्थ ऑर्बिट भी आता है, एमईओ भी आता है और ये जीटीओ 10,000 किलोमीटर तक ले जा सकता है, 10,000 किलोग्राम यानी कि 10 टन तक का वेट कैरी कर सकता है। अगर इसको जियो स्टेशनरी में लेके जाना है, जीटीओ में लेके जाना है, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट के अंदर, तो इसका वेट जो है वो लगभग 4 साढ़े 4,000 इसके 4 साढ़े 4,000 किलो तक ये ले जा सकता है, यानी कि 4 टन के आसपास का वेट ये कैरी कर सकता है। तो ये इसके सारे फीचर्स हैं। ये 4 टन का सैटेलाइट है, 4400 किलोग्राम का सैटेलाइट है, मेकिंग वन ऑफ द हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इंडिया इसको यूज कर रहा है, इसरो यूज कर रहा है। ऑर्बिट जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। ध्यान रखना, अब ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है बिफोर मूविंग इट टू फाइनल जियो स्टेशनरी पोजिशन के अंदर। और तो ये जियो स्टेशनरी में इसको एस्टेब्लिश करेंगे। तो की फीचर्स क्या होंगे? मल्टी बैंड होगा, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी, डिजाइन फॉर ऑफर सिक्योरिटी एंड हाई कैपेसिटी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स एंड कम्युनिकेशन अक्रॉस मल्टीपल फ्रीक्वेंसी बैंड्स। कवरेज क्या है? विल प्रोवाइड एनहेंस्ड कनेक्टिविटी अक्रॉस द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड सराउंडेड ओशनिक रीजन्स। ध्यान रखना बेटा, अब सैटेलाइट्स में खासियत ये होती है कि ये सारी अर्थ को कवर करना है, तो कुछ सैटेलाइट्स इस तरह से मूव करते हैं, कुछ सैटेलाइट्स इस तरह से मूव करते हैं और कुछ सैटेलाइट्स इस तरह से मूव करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर तरीके से सैटेलाइट यहाँ पे मूव करता है और अर्थ को सैटेलाइट्स ने कवर कर रखा है। इसी करके कहा जाता है देयर इज नो स्पेस इन स्पेस। और हर कंट्री की कोशिश यही होती है कि अपने सैटेलाइट्स को हम लोग इक्वेटर पर रखें, ठीक। और इक्वेटर पर रखने का मतलब ये होता है कि आप बड़ा एरिया कवर कर लेते हैं इक्वेटर पर रखने से। अब की फीचर्स, मल्टी बैंड कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी होगी इसके अंदर, डिजाइन फॉर ऑफर सिक्योर एंड हाई कैपेसिटी कम्युनिकेशन अक्रॉस मल्टीपल फ्रीक्वेंसी बैंड्स के ऊपर काम करेगा। कवरेज विल प्रोवाइड एनहेंस्ड कनेक्टिविटी अक्रॉस इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड सराउंडेड इंडियन ओशन रीजन, तो इंडियन ओशन के रीजन्स को भी कवर करेगा। एंड यूजर्स एम टू सर्व सिविलियन डिफेंस एंड मैरीटाइम सेक्टर्स, इंप्रूविंग रियल टाइम डाटा सर्वेलांस एंड कोऑर्डिनेशन कैपेबिलिटीज। पर्पस क्या है? स्ट्रेंथन इंडिया स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। अब ये है, इसका मतलब ये कि आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी, नेवी के लिए भी, नेवल सर्विसेज के लिए भी इसको यूज किया जाएगा। इसका मतलब इसमें कुछ ट्रांसपॉन्डर्स ऐसे होंगे जो आर्म्ड फोर्सेस के लिए बनाए जाएंगे या बनाए गए हैं, उनके लिए काम करेंगे। सो पर्टिकुलरली फॉर नेवल एंड मिलिट्री ऑपरेशंस इन द इंडियन ओशन रीजन। देन अ जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट इज अ हाई अर्थ ऑर्बिट and where a satellite orbital period matches to Earth rotation period। तो वहाँ पर उसी हिसाब से जियो सिंक्रोनस के अंदर रख के, जीटीओ के अंदर रख के इसको अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज किया जाएगा। फिर उस अर्थ की रोटेशन की मूवमेंट के हिसाब से इसको सेट करके वहाँ पर लॉन्च किया जाता है, वहाँ से लॉन्च किया जाता है। दिस अलाउ द सैटेलाइट टू अपीयर एट अ फिक्स्ड लॉन्गिट्यूड अबव एन अर्थ मेंटेनिंग कॉन्टिन्यूअस कवरेज ओवर अ पर्टिकुलर रीजन। तो अब इसका मतलब पूरा उसको एडजस्ट करने के बाद इंडिया के एकदम सामने लाके यहाँ पे रख देंगे और उसके बाद फिर ये जब इसकी मूवमेंट होगी तो वो इंडिया के साथ साथ फिर वो मूव करेगा, क्योंकि इंडिया के लिए काम करेगा। इट इज ऑल्सो नोन एज क्लार्क ऑर्बिट, आफ्टर आर्थर सी क्लार्क के नाम के ऊपर रखा गया है, हु फर्स्ट प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो वहां से कम्युनिकेशन सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। सिग्निफिकेंस क्या है? एनहेंसेस कम्युनिकेशन बैंडविड्थ एंड कनेक्टिविटी फॉर इंडियाज आर्म्ड फोर्सेस के लिए काम करेगा। बूस्ट मैरीटाइम डोमेन में इसका रोल रहेगा। Awareness and coordination across the Indian Ocean region. Supports secure and high-speed data transmission for both defense and civilian applications. Strengthens India's position as self-reliant space power under the Atmanirbhar Bharat program. और with reference to India's CMS-03 satellite, consider the following statements. ये questions हैं, इनको आप लोग जाके देख लेना। इसका जो आंसर्स हैं वो देखो तो क्या क्या दिए हैं। It will be launched using PSLV से तो लॉन्च नहीं किया जा रहा। It is communication satellite intended to enhance maritime and defense communication, ठीक है ये। It will place in geosynchronous transfer orbit। तो पहले geosynchronous transfer orbit, फिर वहां से geostationary orbit में लेके जाएंगे इसको। Explanation: CMS-03 will be launched by LVM-3, not PSLV। The term Clark orbit हमने डिस्कस कर लिया है, used in context of लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट नहीं है, जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए यूज होता है, पोलर में नहीं होता, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट नहीं होता।
Discuss the strategic significance of communication satellites such as CMS-03 India's and maritime operations. आंसर फॉर्मेट के अंदर क्या लिखेंगे? Mention ISRO's role in defense communication satellites. अब इसमें बॉडी के अंदर क्या लिखेंगे? हाईलाइट CMS-03, इसके फीचर्स क्या होंगे? इट्स मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगा. एक्सप्लेन इट्स रोल इन एनहांसिंग मैरीटाइम सर्वेलांस के लिए इसको यूज किया जाएगा. नेवल कोऑर्डिनेशन में, रियल टाइम डाटा शेयरिंग में इसका यूजेज होगा. मेंशन इट्स कंट्रीब्यूशन इन सेल्फ रिलायंस एंड स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर. कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? लिंक टू इंडियाज लॉन्ग टर्म स्पेस सिक्योरिटी एंड डिजिटल डिफेंस स्ट्रेटेजी. इसके अंदर ये लिखेंगे आप. Difference between geosynchronous and geostationary orbit and discuss their importance in communication network. आंसर टिप में क्या लिखेंगे? Define both orbit. Both orbit के अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस किया, ये डायग्राम के अंदर, कि ये इस तरह से ऑर्बिट्स होते हैं. और हमने इसमें एक पॉइंट आपको और इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मली ये जो सैटेलाइट्स होते हैं ये अर्थ की रोटेशन की डायरेक्शन में मूव करते हैं. इसका मतलब जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट कर रही है उसी डायरेक्शन में ये भी रोटेट करेंगे. इसका मतलब ये जो होते हैं, दीज सैटेलाइट्स आर कॉल्ड प्रोग्रेड. और कुछ सैटेलाइट्स जो उल्टा घूमते हैं, दे आर कॉल्ड रेट्रोग्रेड. ठीक, तो प्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड, ये सैटेलाइट्स के अंदर आप और जोड़ सकते हैं. जियोस्टेशनरी, जियोसिंक्रोनस, ये सैटेलाइट की कैटेगरी हो गई. प्लस पोलर ऑर्बिट के सैटेलाइट्स हो गए, प्लस प्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड सैटेलाइट्स. इसके बाद हम लोग ये वाला भी जोड़ देंगे इसमें, प्लस ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स. इसके बाद सन सिंक्रोनस सैटेलाइट एक और कैटेगरी है, वो हम लोग आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी तो सिर्फ इस टॉपिक के लिए इतना ही रिक्वायर्ड था. चलो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं हम लोग. स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन फॉर इलेक्टोरल रूल्स इलेक्शन कमीशन इनिशिएटिव. क्या है ये? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज लॉन्च स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन फॉर इलेक्टोरल रूल्स इन 12 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कवरिंग 51 करोड़ वोटर्स. जब से SIR की इंट्रोडक्शन हुई, और दैट इज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जब से इंट्रोडक्शन हुई, तब से ये इशू पॉलिटिकल भी है. हालांकि इंडियन सिक्योरिटी के लिए और इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली और डाटा की अपडेशन के लिए, प्लस सिटीजनशिप की अपडेशन के लिए, और ये कहो कि इलेक्शंस के लिए रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इंडिया की रिक्वायरमेंट्स है. क्योंकि कुछ इश्यूज जो हैं वो माइग्रेशंस के भी हैं, इलीगल माइग्रेशन है उसके भी इश्यूज हैं, कुछ बांग्लादेशी इंडिया में एंटर करके उसका, प्लस ये कि आपको कुछ सालों के बाद आपको अपनी जो वोटर रोल्स होते हैं उसको रिफाइन करना ज़रूरी होता है. रिफाइन इस करके करना ज़रूरी है कि आपके पास जो वोटर हैं वो जेन्युइन है भी कि नहीं. ठीक, हालांकि हम लोग वी कांट डिनाई कि इसके अंदर पॉलिटिकल एंगल्स नहीं होंगे पॉलिटिकल एंगल्स भी. अभी रिसेंटली ये जो इलेक्शंस बिहार के अंदर हो रहे हैं, वहाँ पर ये जो SIR है वहाँ पर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, जो जो जेन्युइन वोटर्स थे उनको आइडेंटिफाई किया. इसमें इश्यूज रहे, सुप्रीम कोर्ट की इंटरफेरेंस रही कि वोटर कार्ड को लेके कि वोटर कार्ड जो हैं वो उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, आधार कार्ड है उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, जो प्रीवियस वोटर कार्ड, उसके बाद आधार कार्ड का रोल, उसके अलावा फिर जो बाकी के जो आपके जो स्कूल सर्टिफिकेट्स हैं इन सबको इंक्लूड करने के बाद ये बहुत सारे इश्यूज में इसकी जो नेगेटिव पॉजिटिव्स के बाद अब ये डिसाइड ये हुआ कि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट की जो उन्होंने ग्रीन फ्लैग उनको दे दिए, अब ये डिसाइड हुआ कि ये जो SIR है ये असेंशियल है और इनको हमेशा अपने डाटाज को अपग्रेड करते रहना चाहिए. काफ़ी लंबे टाइम के बाद SIR हो रही है और अभी इनकी जो डायरेक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंगली 12 स्टेट्स एंड UTs के अंदर SIR को इम्प्लीमेंट करेंगे. इसका मतलब ये है कि वहाँ पर वोटर लिस्ट को रिव्यू, रिफाइन करने का प्रोसेस शुरू होगा. तो फर्स्ट नेशन वाइड इंटेंसिव रिवीजन 2002-2005 में it marks the first nationwide intensive revision aiming to eliminate duplicate, migrated and ineligible entries, ensure accuracy and integrity on the voter list. अब उसमें जो weaknesses हैं, discrepancies हैं, वो ये हैं कि कुछ जगहों के ऊपर वोटर की डेथ हो गई है, कुछ जगहों पर वो परमानेंटली माइग्रेट कर गए एक जगह से दूसरी जगह. तो इसका मतलब एक जगह पर वो जिस स्टेट में वो परमानेंटली रिजाइड कर रहे हैं, जहाँ पर वो नेटिव्स थे जहाँ के, दोनों जगह पर उनकी वोट जो है वो यूज़ हो रही है. इसका मतलब मिसयूज़ हो रहा है.
तो कोई इंडिविजुअल वहाँ पर भी वोट डाल रहा है और यहाँ पर भी वोट डाल रहा है, या फिर एक जगह पे वोट डालने के बाद उसकी वोट जो है कोई और जो है उसके नाम से वोट डाल रहा है। तो ऐसा इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए एसआईआर ज़रूरी था। एंड एवोल्यूशन क्या है? ईआईसी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई, जून 2025 directly mandates all voters to submit new enumeration forms. Those registered after 2005 must submit citizenship and eligibility documents. अब ये हैं those registered after 2005, यहाँ पर 2005 के बाद रजिस्टर होने वाले लोगों के लिए ये जरूरी किया है। The exercise began in Bihar, whereas it serves as pilot model ahead of the state elections. इसके बाद अब बाकी स्टेट्स में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, वहां पर भी इसी तरह से एसआईआर शुरू होगा। और the initiative is backed by Article 326 of the Indian Constitution, which restrict voting rights to Indian citizens aged 18 and above, which restricts voting rights to Indian citizens aged 18 and above. Next, it operates under the Representation of People Act, RPA 1950. It aimed to ठीक है. It aimed to uphold the constitutional value of a free and fair elections, a basic feature of the Constitution. Need of the exercise concern raised by the political parties include migration leading to the multiple registrations, failure of removal decrease voters, inclusion of the non-citizens. और क्या है इसके अंदर? ECI has conducted 8 SIRs since 1951. ये भी नहीं कि पहली बार ही हो रहा, 1951 में पहले हो चुका है। With the last major, पहली बार वहां पे हो, with the last major one between 2002 to 2005 में भी ये हुआ है, followed by periodic summary revision only. अब पॉइंट ये है कि जब जो कोई रूलिंग पार्टी, जब कोई पर्टिकुलर पार्टी जहां पर पावर में होगी, ऑपोजिशन पार्टी हमेशा शोर मचाएंगी, उसके पीछे उनके अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडास होते हैं। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार। अब कौन कौन सी स्टेट्स इसके अंदर इंक्लूड होंगी? अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, यूपी, वेस्ट बंगाल, इन सब जगहों के ऊपर ये हुआ। उसमें एक्सक्लूडिंग असम ड्यू टू द ऑनगोइंग एनआरसी एंड सिटीजनशिप वेरिफिकेशन प्रोसेस वहां पर चल रहा है, इस करके असम को इसमें इंक्लूड नहीं किया। वहां पर एनआरसी एंड सिटीजनशिप वेरिफिकेशन प्रोसेस वहां पहले से चल रहा है। टाइमलाइन के अंदर एनुमरेशन बिगिंस November 4, 2025 से शुरू होगी और ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन December 9, 2025 में हो जाएगा। फाइनल रोल पब्लिकेशन होगा February 7, 2026 के अंदर इसका डाटा आ जाएगा, तो वोटर लिस्ट उसमें डिक्लेयर हो जाएगी। अराउंड 5.33 लाख बूथ लेवल ऑफिसर्स, BLOs कहते हैं, विल कंडक्टेड डोर टू डोर वेरिफिकेशन करेंगे। ऑल वोटर्स मस्ट सबमिट फॉर्म बाय December 4 to remain on the draft roll. Those untraceable in 2002 to 2005 revision must provide proof of eligibility. अब जो लोग उसके बाद रजिस्टर हुए तो उनको अपनी एलिजिबिलिटी का प्रूफ देना पड़ेगा। 13 डॉक्यूमेंट्स इसमें एक्सेप्ट होंगे, इंक्लूडिंग आधार कार्ड फॉर आइडेंटिफाई ओनली, वोटर आईडी कार्ड उसमें इंक्लूड होगा, एंड ओल्ड रोड एक्सट्रैक्ट्स, ये सब इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। रीजन उसके पीछे 13 टाइम के डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट किया कि कोई तो डॉक्यूमेंट होगा तुम्हारे पास कि तुम यहाँ के रेजिडेंट हो, कोई पुराना रजिस्ट्री कार्ड, पुराना रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, या फिर जो लैंड डॉक्यूमेंट्स हैं वो, कोई भी है ना, सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर कोई तुम्हारे इंसेस्टर्स का कोई डेथ सर्टिफिकेट या स्कूल सर्टिफिकेट, तो 13 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो वहाँ पर मेंशन किए हैं। फॉर दोज बॉर्न आफ्टर July 1, 1987, प्रूफ ऑफ पेरेंट सिटीजनशिप एलिजिबिलिटी इज रिक्वायर्ड। 1987 के बाद जिनका बर्थ हुआ है उनको अपने पेरेंट्स का कोई सर्टिफिकेट, कोई कागज पत्र दिखाने पड़ेंगे। Bihar's model. The pilot SIR Bihar concluded in September 30, 2025, reducing the voter list by 6% to 7.42 crore electors. 6% लोग जो थे वो आइडेंटिफाई हुए जो फेक वोटर्स थे। And no appeal were filed against election registration officer decisions viewed successful and transparent model of replication. तो इसका मतलब ट्रांसपेरेंसी रखी गई है। स्टेट स्पेसिफिक फैक्टर्स क्या है? हाई माइग्रेशन इन दिल्ली एंड चंडीगढ़। अब यहाँ पर एक फैक्टर है, दिल्ली और चंडीगढ़ के अंदर बहुत लेवल के ऊपर हाई माइग्रेशन हुआ, लिमिट ट्रेसेबिलिटी ऑफ द ओल्डर रूल्स, तो पुराने कागज पत्र उनके मिलने मुश्किल हैं कुछ केसेस के अंदर। वेदर कंडीशंस आल्सो लोकल इलेक्शन शेड्यूल्स अफेक्ट SIR टाइमलाइन फॉर सर्टेन रीजंस। चैलेंजेस एंड कंट्रोवर्सीज। लीगल, सुप्रीम कोर्ट इज एग्जामिनिंग petitioners questioning, ECI authorities verifying citizenship, the legality of the procedure followed by Bihar's pilot. Political issues में क्या आएगा
क्रिटिसाइज या क्रिटिक्स इंक्लूडिंग द वेस्ट बंगाल सीएम, अब उनका रीजन उसके पीछे ये है क्योंकि वो ऑपोजिशन पार्टी की हैं, alleges that the process resembles NRC through the back door, तो कह रही हैं कि NRC को बैकडोर के थ्रू इंप्लीमेंट कराने का एक प्रोसेस है. ECI has clarified that it is not a citizenship verification drive but a voter eligibility audit है. हमारा काम कुल मिला के जो वोटर है उनकी एलिजिबिलिटी को ऑडिट करना है. एक सेंस में हम लोग कह सकते हैं कि हो सकता है कि इसके बाद वो एनआरसी भी ले आए. देन उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल टाइट timelines may burden BLOs and EROs, electoral registration officer and block level officers, citizen without the documentation, risk temporary de-enfranchisement. उसका way forward, transparency and technology, use of the voters portal for citizen and trace old roll entries and track applications, public awareness, run mass awareness campaign to guide citizens to form submission and documentation. डाटा इंटीग्रेशन, लिंक एंड क्रॉस वेरीफाई डिजिटल डाटाबेस, इसमें EPIC, आधार कार्ड, सेंसस, आधार और सेंसस टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन, कुल मिला के ये कि डुप्लीकेशन को बाहर करना है और बाकी सब चीज़ों को इसके साथ लिंक करना है. पीरियोडिक रिविजन क्या है? इंस्टीट्यूशनलाइज रेगुलर SIR every few years instead of relying solely on summary updates. Important है. Legal and administrative clarity. Seek Supreme Court guidance on extract ECI powers under the Article 326 and Representation of People Act 1950. Phase implementation. Adopt a gradual state-wise rollout based Bihar learning. Avoid disruption. Conclusion के अंदर special intensive revision makes significant reform in India's electoral management system. If implemented transparently, it can enhance voters list integrity and strengthen democratic legitimacy. However, the ECI must balance administrative thoroughness with citizens right protection ensuring effort. तो कुल मिला के ये कि ये SIR के इम्प्लीमेंट हो जाना स्टेट्स के अंदर जो जेन्युइन वोटर्स उनको आइडेंटिफाई करने का प्लस फेक वोटर्स को बाहर करने का एक तरीका है ताकि इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर जेन्युइनली जो लोग डिजर्व करते हैं वो पार्टिसिपेट करें. देन UPSC prelim practice question. Consider the following statements regarding the special intensive revision launched by Election Commission of India conducted under the Article 324 of the Constitution. तो हम लोगों ने डिस्कस क्या किया है, ये 326 है. So the last nationwide SIR held between 2002 to 2005, Assam has been excluded from 2025 SIR due to the ongoing NRC process. इसका मतलब आंसर 2 और 3 से ही है, इसका मतलब B is the right answer. So Representation of People Act 1930 details in primarily with conduct of elections in parliament in state legislatures and conduct elections of state parliamentary state legislatures. No. Allocation of seats and preparation of electoral, इससे यही सही है. Disqualifying candidate ये नहीं करता ये. Registration of political parties ये भी नहीं करता. Which of the following constitutional provisions form the basis of voter eligibility in India? Article 80, Article 326 हमने डिस्कस किया अभी, Article 326. To discuss the significance of special intensive revision of electoral rules in ensuring the purity of India electoral process, what challenges does it face? Challenges के अंदर introduction, body और conclusion. देख लो ना बेटा, तीनों चीजें यहाँ पे mentioned है. आपको अपने मेंस के आंसर प्रैक्टिस के लिए क्या क्या लिखना पड़ेगा इसके अंदर. Election Commission power under the Representative People Act 1950 have been both lauded and contested. Examine the country examine in context of 225 special intensive revision electoral rules. तो आंसर के अंदर टिप्स. बिगिन विद ECI रूल इन मेंटेनिंग इलेक्टोरल रूल्स. डिस्कस द स्कोप ऑफ पावर एंड RP 1950. हाईलाइट लीगल एंड पॉलिटिकल डिबेट. कंक्लूड विद द रिकमेंडेशन ट्रांसपेरेंसी टेक्नोलॉजी यूज ऑफ पीरियोडिक ऑडिट्स. एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन APEC. अब APEC के अंदर आने वाले जो मेंबर नेशंस हैं उनको एक बार कंसिडर कर लेते हैं. अब यहाँ पे इसकी लिस्ट है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर. तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, हांगकांग, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, इंडोनेशिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया. इंपॉर्टेंट है कि इसमें रशिया भी मेंबर है. कनाडा, US, मैक्सिको, पेरू, चाइल्ड, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड एंड ताइवान. ये सभी इसके मेंबर्स हैं जो यहाँ पे मैप में शो हुए हैं. इसमें रशिया, चाइना और ताइवान भी है. थाईलैंड, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइल्ड, US, कनाडा, ये सभी इसके मेंबर्स हैं. बनाया क्यों गया था? इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए. एशिया और पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन. इंडिया इसका मेंबर है? नहीं, इंडिया इससे बहुत दूर पड़ता है. इंडिया यहाँ पर है. ये उससे पहले की कंट्रीज में बांग्लादेश और म्यांमार ये भी इसके अंदर नहीं आते. एंड हाईलाइटिंग renewed
साउथ कोरिया समिट इन साउथ कोरिया में ये समिट अभी हुई है, highlighting the renewed democratic and economic engagement in Asia Pacific region about APEC establishment and purpose. Asia Pacific Economic Cooperation is regional economic forum formed in 1989 में ये फॉर्म हुआ है. इसका मतलब ये कोल्ड वॉर के एंड हो जाने के बाद, अदरवाइज अमेरिका और रशिया कभी ये ग्रुप में थे ही नहीं, ना कभी रह सकते हैं. तो इसका मतलब ये कि ये कोल्ड वॉर के एंड हो जाने के बाद रशिया को अपीज करने के लिए भी इसको इंक्लूड किया गया था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ, क्योंकि उस टाइम पे गोर्बाचोव वहाँ के प्रेसिडेंट थे एंड अमेरिका ट्राइंग टू अपीज, क्योंकि उसके पीछे कई सारे रीजन हैं. गोर्बाचोव का इंक्लिनेशन थोड़ा सा ऐसे करके थोड़े से बाद के टाइम पे गोर्बाचोव बदनाम भी हुए. ऑब्जेक्टिव ऑफ एनहेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द एशिया पैसिफिक रीजन. It was created to harness the region's increasing economic and independent and to promote balanced, inclusive, sustainable innovation and secure growth. Nature and function, APEC function as non-binding and consensus-driven forum है. Member economies make voluntary commitment rather than entering into legally binding agreement. अब ध्यान रखना यहाँ पर जो टर्म है ये वॉलंटरी कमिटमेंट्स है, अपनी मर्जी से हम लोग अपनी मर्जी से कर लेंगे, को बाइंडिंग नहीं होगी हमारे ऊपर. ट्रेड से रिलेटेड एग्रीमेंट ऑन द ट्रीटीज. अब एपीईसी के बारे में ये जो फैक्चुअल डिटेल्स हैं इसको आप यही नोट कर सकते हैं. 1989 में स्टार्ट होता है और नॉन बाइंडिंग है और क्रिएटेड जो इंक्रीजिंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस उसको इंक्रीज करने के लिए बनाया गया था. प्रीलिम के लिए क्वेश्चन बन सकता है इसमें से. देन द फोरम फोकसेस ऑन ट्रेड लिबरलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एंड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए बनाया गया था. रेफर टू पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक्स instead of countries to accommodate regions such as Hong Kong and Taiwan which are not sovereign states. अब क्योंकि sovereign states नहीं है, क्योंकि वो चाइना के इन्फ्लुएंस में या चाइना के कंट्रोल में आते हैं, इस करके still they are the members. APEC currently promising 21 member economies. अब ये इसका एक important factor है. मेंस और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको देखते हैं तो आपको ध्यान रखना है एपीईसी जब आप लिखेंगे तो उसमें ताइवान और हांगकांग को इसी तरह से कंसिडर करेंगे, हालांकि वो सोवरन स्टेट्स नहीं है, इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, वो सोवरन स्टेट्स नहीं है. और चाइना उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस को बढ़ाता है, अमेरिका उसमें हालांकि बिलीव नहीं करता. तो ये इकोनॉमिक कॉपरेशन है. नेक्स्ट उसके बाद तो मेंबर कंट्रीज मेंबरशिप क्राइटेरिया क्या है? ईच मेंबर मस्ट बी इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक एंटिटी, नॉट नेसेसरली अ सोवरन नेशन. तो जरूरी नहीं है कि सोवरन हो. तो 21 मेंबर हैं इसके अंदर और सोवरन नेशन होना जरूरी नहीं है. ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई ये सब इसके मेंबर्स हैं. एपेक सेक्रेटेरिएट कहाँ है? लोकेटेड इन सिंगापुर के अंदर इसका सेक्रेटेरिएट है. इट सर्व्स एज अ सेंट्रल कोऑर्डिनेशन बॉडी सपोर्टिंग एपीईसी इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन. इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है? एपीईसी इकोनॉमीज together accounts to over 2.9 billion people and contribute more than 60% of global GDP के अंदर इनका रोल है. इसका मतलब इकोनॉमीज जो हैं ये अच्छी इकोनॉमीज हैं. एशियन टाइगर भी इसमें कुछ कंट्रीज को कहते हैं, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग ग्लोबली. Key focus areas: promoting regional trade, investment liberalization, strengthening supply chain connectivity, enhancing sustainable and inclusive growth, supporting innovation, human capability, enhancing resilience and cooperation among member economies, particularly post-pandemic. UPSC के point of view से, which of the following statement about APEC is correct? APEC is legally binding trade agreement. Legally binding, इसका मतलब legally binding तो नहीं है, ये तो voluntary है. Trade agreement among the Asia Pacific countries. All APEC members are sovereign states. ये भी गलत है, sovereign states नहीं है. APEC decisions are made through consensus voluntary commitments. ये सही है. Answer C is correct. Only 3 correct है. Explanation: APEC cooperates on voluntary and non-binding commitments. Member including non-sovereign economies Hong Kong and Taiwan. The APEC Secretariat is headquartered in Bangkok, Tokyo, Singapore, and Jakarta. Answer is C. Which of the following best describes the nature of APEC? The Defense Alliance for Asia Pacific countries, legally binding trade bloc ASEAN, a forum for economic cooperation, trade facilitation in the Asia Pacific region, a monetary union of East Asia. Answer is C. UPSC main practice question है with answer tips. Discuss the role of APEC in promoting economic integration and sustainable growth in Asia Pacific region. Answer के अंदर briefly introduce the APEC and founding year 1989. Mention its objectives: trade liberalization, sustainable growth, innovation.
highlight voluntary nature and consensus based approach. Note contribution in digital trade, SME development and resilience building. Conclusion के अंदर emphasis its relevance and promoting cooperation amidst global economies fragmentation. Then, how does APEC differ from other regional grouping like ASEAN and RCEP in structure and objectives? आंसर टिप के अंदर स्ट्रक्चर, मेंबरशिप एंड ऑब्जेक्टिव जो जो यहाँ पे मेंशन है, इसको एक बार आप देख लेना. नॉन बाइंडिंग है, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट न्यूज के ऊपर आते हैं. नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे NHIS. गवर्नमेंट आने वाले दिनों के अंदर NHIS जो है वो कंडक्ट कराएगी. NHIS National Household Income Survey NHIS aims to bridge long-standing data gap in India's economic statistics by generating credible estimate of income distribution, an aspect previously unaccounted for nation survey. अब पॉइंट ये है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का सही डाटा जो है वो सरकार के पास या इस टाइम कंट्री के पास वो एग्जैक्ट डाटा गवर्नमेंट के पास अवेलेबल नहीं है, तो उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है ताकि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सरकार को पता चलना चाहिए कि किस तरह से हो रहा है. एज पर मिनिस्ट्री ऑफ SPI, it will be among the most technically demanding and sensitive surveys ever conducted due to the nature of information being sought. The findings are expected to be released by May 2027. Background and rationale. India has been conducting large-scale surveys on consumption, employment, expenditure, but no nationwide surveys has ever been successfully measured household income. Reason उसके पीछे ये कि जब भी NSSO के जो लोग होते थे वो आते थे तो उनको सही से इन्फॉर्मेशन लोग देना नहीं चाहते थे. वो पूछते हैं आपके घर में कितने टीवी हैं, कितने फ्रिज हैं, बाइक कितने हैं, घर में कितने लोग हैं, कितने कमरों का घर है ना. तो वो डाटा सरकार के पास कभी रिलायबल डाटा सरकार के पास पहुंचा नहीं, क्योंकि लोग देने से डरते थे. लोगों को लगता है सरकार इसके बाद इनकम टैक्स की रेड मारेगी हमारे घर में. Previous attempts dating back to 1950s were unsuccessful due to the unreliable response, often showing income lower than the sum or savings and consumption. तो लोगों के बीच में सर्वे किया जाता था, सही डाटा अवेलेबल नहीं था. This lacked data for forced policymakers to depend on consumption-based estimate, which often hide the real extent of income inequality. The NHIS is therefore crucial for understand India's structural economic transition from agriculture to service. हमने डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज तीन कैटेगरी आती हैं. मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज. तो इंडिया ने सीधा यहाँ से यहाँ जंप किया था, ये मिसिंग था. अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस जो है वो इसी के ऊपर है, मेक इन इंडिया के ऊपर, ताकि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में इंप्लीमेंट हो, ठीक से काम करे, मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोशन मिले. कंडक्टिंग एन इनकम सर्वे इन कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड वाइड इन इंडिया, पायलट स्टडीज इन अगस्त 2025 showed 95% ऑफ रिस्पोंडेंट्स कंसिडर्ड इनकम क्वेश्चंस सेंसिटिव. यही एस्पेक्ट है, जब आपसे इनकम पूछी जाती है लोग सेंसिटिव हो जाते हैं और रियल इन्फॉर्मेशन सरकार तक नहीं पहुंचती, और जो पहुंचती है वो मैनिपुलेटेड होती है. नहीं बताया जाता आपके घर में कितने स्कूटर कार हैं, नहीं बताया जाता कितने कमरे हैं, नहीं बताया जाता कितनी इनकम है, नहीं बताया जाता खाने पीने में क्या चेंजेस आए आपके, कि खाना अच्छा खाना शुरू किया कि नहीं, या खाना क्या होता है, और बाकी सब चीज़ें जो हैं वो क्या स्टैंडर्ड है लोग बताना नहीं चाहते. उसके पीछे हम समझ सकते हैं लोगों के कई सारे रीजंस हैं. मैनी वर रिलक्टेंट टू डिस्क्लोज डिटेल्स अबाउट टैक्सेस और मल्टीपल इनकम सोर्सेस. तो नहीं बताते कि हमारी एक दुकान है, एक हमारी फैक्ट्री है, यहाँ से हमें किराया आता है और कितने लोग कमाने वाले हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन सरकार तक नहीं पहुंचती. रीजन इंक्लूड प्राइवेसी कंसर्न्स, फियर ऑफ टैक्सेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द सर्विस पर्पस. टू काउंटर दिस, मिनिस्ट्री ऑफ SPI plans sample surveys of India. To counter this, Ministry of Statistical हाँ,
टू काउंटर दिस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान करके करती है नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन ऑन द सर्विस कॉन्फिडेंशियलिटी, ट्रेनिंग ऑफ फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स टू बिल्ड ट्रस्ट विद रिस्पॉन्डेंट्स, एनोनिमिटी एंड ट्रांसपेरेंसी प्रोटोकॉल्स टू एश्योर डाटा सेफ्टी। अब यहाँ पर जो सरकार की तरफ से करने की कोशिश है वो ये कि नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन फैलाएंगे पहले उसकी, ताकि लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दें ऑन द सर्विस कॉन्फिडेंशियलिटी, कि ये सर्वे कॉन्फिडेंशियल रहेगा। ट्रेनिंग ऑफ फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स टू बिल्ड ट्रस्ट विद द रिस्पॉन्डेंट्स, तो लोगों को बताया जाएगा, समझाने वाले लोग जो चाहेंगे सर्वे करने के लिए वो बताएंगे इसका इनकम टैक्स से कोई लेना देना नहीं है, ये एक अलग सर्वे है। Then anonymity and transparency protocols assure data safety. Surveys framework and institutional setup. The survey will be supervised by a technical expert group headed by Dr. Surjit S. Bhalla, former IMF Executive Director for India. Next, the TEG will finalize methodology, oversees field implementation, review data quality before public release. Ministry of Statistical Program Implementation cautious. Ministry of Statistical Program Implementation conscious stance comes after the 2017-18 Consumer Expenditure Survey controversy which was withheld data reliability concerns. Expected outcomes क्या होंगे इसके? NHIS will offer accurate data on income inequality, taxation and earning pattern across urban and rural India, help design more targeted welfare and social security schemes, improve fiscal planning and redistributive policies aligned with global statistical standards such as United Nations System of National Accounts and OECD guidelines to income and welfare distribution. Crucially, it will also shed light on information sector, which account for nearly 80% of India's workforce. So, prelim के लिए क्या-क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे? Consider the following statement about the National Household Income Survey. It is the first nationwide effort to directly collect information या income data from Indian household. The survey will be conducted nearly every year by NSSO. It aims to complement India's consumer expenditure and employment survey. अब इनमें से करेक्ट क्या है? फर्स्ट नेशन वाइड एफर्ट टू डायरेक्टली कलेक्ट इनकम डाटा फ्रॉम इंडियन हाउस होल्ड, तो ये तो ठीक है। द सर्वे विल बी कंडक्टेड एवरी ईयर बाय एनएसएसओ, नहीं एनएसएसओ हर साल इसको कंडक्ट नहीं करता है। इट एम टू कॉम्प्लीमेंट इंडियाज कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, इसके लिए किया जाता है। द टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप गाइडिंग इंडियाज हाउस होल्ड इनकम सर्वे इज चेयर्ड बाय, हमने डिस्कस किया, सुरजीत एस भल्ला इनका नाम है जो ये करने वाले हैं। Which of the following global framework is NHIS aligned with UN Strategy of Nation Account, IMF Balance of Payment Manual and OECD Guidelines for Income Wealth Distribution? तो 1 and 3 is correct. ये गलत है। मेंस के लिए डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज फर्स्ट नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे इंप्रूविंग एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। आंसर टिप्स में क्या लिखेंगे? मेंशन बैकग्राउंड, लैक ऑफ रिलायबल इनकम डाटा, डिपेंडेंसी ऑन कंजम्पशन बेस्ड मैट्रिक्स, एक्सप्लेन NHIS ऑब्जेक्टिव्स, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनइक्वालिटी मैपिंग। तो ये सब चीजें आप इसमें मेंशन करते हैं। कंक्लूड क्या करेंगे? ग्लोबल अलाइनमेंट US SNA OECD के साथ। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। What challenges does the MO Ministry of Statistical Program Implementation face implementing NHIS? Suggest measures to ensure accuracy in public income data collection में। Challenges: data sensitivity, under reporting, privacy fear है, measures public awareness, confidentiality assurance, training of field officer, SOP for uniformity, expert supervision, and with the importance of credibility and future surveys। तो ये सब आप मेंशन कर सकते हैं। प्लस आगे रिलायबल इनकम डाटा जरूरी क्यों है? लिंक बिटवीन नेशनल इनकम या इनकम डाटा एंड स्ट्रक्चरल शिफ्ट, एग्रीकल्चर सर्विस इंफॉर्मेशन, इनफॉर्मल रोल ऑफ इवेल्युएटिंग प्रोडक्टिविटी इनइक्वालिटी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। सेकंड पॉइंट में आप लिखेंगे या सेकंड पार्ट के अंदर आंसर के मेंशन हाउ NHIS फिल द 75 ईयर डाटा गैप। एग्जाम टिप्स के अंदर प्रीलिम के एंगल से फोकस ऑन फैक्चुअल डाटा, लॉन्च ईयर कब लॉन्च हुआ था, मिनिस्ट्री, चेयरमैन कौन है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सर्वे यूनिकनेस क्या होगी। मेंस के एंगल से क्या लिखेंगे आप लोग, क्या फोकस करेंगे? एम्फेसाइज एनालिसिस, सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। लिंकेजेस में क्या करेंगे? कनेक्ट NHIS विद NEP 2020, डाटा ड्रिवन गवर्नमेंट एंड SDG 10 रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। की फेज टू रिमेंबर, ब्रिजिंग इंडियाज इनकम डाटा गैप आफ्टर 7 डिकेड्स। अब यहाँ पर ये आप इसके अंदर स्पेसिफिकली इसको मेंशन करेंगे।